दोस्तों हमेशा से काफी सारे लोगों की डिमांड्स रही है कि भैया एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आइए। इसके दो रीजन है। एक तो एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी काफी बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है। सिलेक्शन होने के बाद आपको बहुत ही बढ़िया पोस्ट मिलती है, बहुत ही बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं और बहुत ही जबरदस्त सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलती है। और दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि खुद मैं एक स्टेनोग्राफर रह चुका हूं और जब से एसएससी ने अपना नया रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर जारी किया उसके बाद से तो बहुत सारे लोग की डिमांड बढ़ गई है कि भैया एक कंप्लीट डिटेल वीडियो जल्दी लेकर आइए। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है ग्रेड सी या फिर ग्रेड डी के लिए, साथ ही इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, स्किल टेस्ट के बारे में बहुत ही बारीकी से देखने वाले कि किस तरीके से आपका इसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हिंदी और इंग्लिश में, किस तरीके से इसमें डिक्टेशन बोली जाती है। साथ ही फ्रेंड्स सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, ग्रेड सी को कितनी सैलरी मिलती है, ग्रेड डी वालों को इसमें कितनी सैलरी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें मिलते हैं, डिपार्टमेंट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स इसकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर ग्रेड सी ग्रेड डी में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई थी, जो कि ग्रेड डी की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती और ग्रेड सी की थोड़ी सी हायर जाती है ग्रेड डी के कंपैरिजन में। क्लियर है। और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बाकी की चीजें तो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एसएससी स्टेनोग्राफर को क्रैक करने के बाद आपको सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मिलता है, साथ ही आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो आपको मिलता है, साथ ही सीबीआईसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम डिपार्टमेंट मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको मिलता है, एनसीबी आपको मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मिलता है, इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट आपको मिलता है, कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स आपको मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट, एनटीआरओ और भी काफी सारे बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज के अंदर आपको अपॉइंट किया जाता है। कौन कौन सी पोस्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलती है एज अ स्टेनोग्राफर वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक बार इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस बार जो एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 अगस्त 2022 से हो रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 5 सितंबर 2022 रहने वाली है और इसका जो एग्जाम होगा वो आपका नवंबर 2022 के अंदर होने वाला है। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स एसएससी स्टेनोग्राफर हमेशा ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकालता है। ग्रेड सी जो होता है थोड़ा हायर लेवल का होता है, आपको डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज भी थोड़ी हायर लेवल की मिलती है, थोड़ी हायर लेवल की ये पोस्ट होती है। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, यानी कि सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलती है। वहीं पर ग्रेड डी जो है वो थोड़ी छोटी पोस्ट है, ग्रेड सी के कंपैरिजन में सैलरी भी थोड़ी सी कम है ग्रेड सी के कंपैरिजन में, हालांकि बहुत ही अच्छी सैलरी है क्योंकि ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रेड डी का जो ग्रेड पे है वो 2400 है जिसके ऊपर सैलरी बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। सैलरीज वगैरह के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 2018 में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों की कंबाइंड वैकेंसी लगभग 1464 के आसपास निकली थी, जहां पर ग्रेड डी की वैकेंसीज ज्यादा होती है। 2019 में वैकेंसीज कम हो गई, जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 500 प्लस निकली और इस बार चांसेस है कि वैकेंसी आपको 1000 प्लस के आसपास देखने को मिलेगी एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की, जहां पर ग्रेड डी की वैकेंसीज आपकी लगभग 900 प्लस के आसपास होगी और ग्रेड सी की वैकेंसी 100 प्लस के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो इस बार वैकेंसीज इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त रिक्रूटमेंट इसको माना जाता है। इसकी बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी एससी कैटेगरी के लिए या फिर फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए जाते।
फाइनली बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले इसके एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जनरल वालों के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए जो एज लिमिट रहती है मिनिमम 18 ईयर होती है, मैक्सिमम ग्रेड सी के लिए 30 ईयर होती है। बात जनरल कैटेगरी वालों के लिए हो रही है। वहीं पर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर होती है। बाकी एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी वालों को अपनी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर के अंदर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। एज आपकी कब तक कैलकुलेट होगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। चांसेस है कि 1 जुलाई 2022 तक हो जाए। क्लियर है। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं। ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म अप्लाई करते टाइम। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेड सी ग्रेड डी के लिए आप एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ग्रेड सी है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी ग्रेड डी है। ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, आपको अलग अलग फॉर्म फीस पे करने की जरूरत नहीं होती। वो एक ही फॉर्म में प्रेफरेंस दे दी जाती है। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपका CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, एकदम डिटेल से आपको बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसको स्टेनोग्राफी टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम डिटेल से आपको समझाऊंगा। और थर्ड स्टेज में आपका एक बेसिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो चलिए बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जाम आपका नवंबर में ही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम में टोटल 3 सेक्शंस मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होता है, जिससे एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का होता है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन जो हमारा होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है, जिससे टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम टोटल 200 क्वेश्चंस का हो जाता है। 200 मार्क्स के अंदर ही ये आपके क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो 2 आवर मतलब 120 मिनट रहती है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। क्लियर हुआ डाउट? बहुत ही बढ़िया एग्जाम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में। कंप्लीट एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी डाल दिया है। पीडीएफ डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से। देखिए फ्रेंड्स, इस एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश सेक्शन है ना, बहुत ही ईजी आता है, बहुत ही टफ लेवल का नहीं आता है। एग्जाम इसका बहुत ही एवरेज रहता है, ईजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। टफ क्या चीज होती है वो आपको इसके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी बता देता हूं, इस एग्जाम में आपको ज्यादा फोकस कौन से सेक्शन के ऊपर करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल अवेयरनेस के ऊपर करना चाहिए। 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर पूरी जान लगा दीजिए। देखिए 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आएंगे, इसलिए लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर के ऊपर भी पूरा फोकस आपको करना है। दूसरा फोकस आपको इंग्लिश सेक्शन के ऊपर करना है। हालांकि काफी इजी आता है इंग्लिश, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी रीजनिंग बिल्कुल बच्चों वाला खेल आता है, रीजनिंग बड़ी इजी आता है, आप आसानी से कर लोगे, चुटकी में निकाल लोगे, कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ डाउट? स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। क्लियर है? एग्जाम बड़ा चैलेंज नहीं होगा आपके सामने, ये मेरा दावा है, क्योंकि बहुत बार मैंने ये एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनली आप स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जा रहे हो या फिर नहीं। अब एक बार बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ग्रेड सी और ग्रेड डी की डिफरेंट कट ऑफ बनती है, साथ ही कैटेगरी वाइज भी इसकी कट ऑफ बनती है। फ्रेंड्स 2020 में बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं निकली थी, 500 प्लस के आसपास कंबाइंड वैकेंसी थी ग्रेड सी ग्रेड डी की, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज्यादा हाई इसकी कट ऑफ नहीं गई थी। एक बार बात करें 2020 ग्रेड डी की जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी से, वो 131 के आसपास ही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी ग्रेड सी में 126 थी, एससी कैटेगरी की 103 थी, एसटी कैटेगरी की 84 थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 83 कट ऑफ गई थी। ठीक है, यकीन नहीं होता ना। और ग्रेड डी में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो क्वालिफाई किया गया था वो 13,445 कैंडिडेट्स थे। वहीं पर 2020 में ग्रेड सी जनरल वालों की जो कट ऑफ थी 146 मार्क्स थी। वहीं पर ग्रेड सी में ओबीसी वालों की 142 थी, एसटी वालों की 132 थी, एससी वालों की
की 132, एसटी वालों की 117 थी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 138 थी। क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे ग्रेड सी से 3608 कैंडिडेट को। क्लियर हुआ डाउट? तो इस बार वैकेंसीज ऑब्वियसली आपकी बढ़ेंगी, 1000 प्लस के आसपास वैकेंसी रहेंगी, क्योंकि बहुत 1500 के आसपास इसकी पहले वैकेंसी निकलती थी 2018 तक। ठीक है, उसके बाद 2019 में 20 में वैकेंसी थोड़ी कम हो गई, लेकिन इस बार वैकेंसी निकलेगी क्योंकि एसएससी ने कहा है ना कि 70,000 प्लस वैकेंसी हम निकाल रहे हैं, तो वैकेंसीज ऑब्वियसली आपकी इंक्रीज होंगी। तो ये इसका पूरा फंडा रहता है कट ऑफ का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब फाइनली बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के बारे में, यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास चॉइस होती है, या तो आप हिंदी में स्टेनोग्राफी टेस्ट दे दीजिए या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म में एक ऑप्शन होता है जहां पर आपको शुरुआत में सिलेक्ट करना होता है कि आप अपना स्किल टेस्ट यानी कि जो स्टेनोग्राफी टेस्ट दोगे वो हिंदी लैंग्वेज में दोगे या फिर इंग्लिश में। इसलिए जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे तो सोच समझ के सिलेक्ट करिएगा कि आप स्किल टेस्ट हिंदी में दोगे या फिर इंग्लिश में। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड, जो ग्रेड सी है और हमारा ग्रेड डी है, दोनों का जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जो ग्रेड सी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक हायर लेवल की पोस्ट होती है, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलती है। और जो इसका स्किल टेस्ट है वो भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। कठिन कैसे? यहां पर आपको स्टेनोग्राफी लिखनी होती है, मतलब शॉर्ट हैंड लिखनी होती है 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए आपको स्टेनोग्राफी लिखनी होगी, शॉर्ट हैंड लिखनी होगी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश की हो, स्पीड आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी की। क्लियर है। दोनों में डिक्टेशन आपको 10 मिनट की ही बोली जाएगी। ग्रेड सी वालों को तो 10 मिनट में 1000 वर्ड लिखने होंगे शॉर्ट हैंड में, और ग्रेड डी वालों को 10 मिनट में 800 वर्ड लिखने होंगे। क्लियर है यहां पर। और जो आपका ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम होता है, टाइपिंग करने का टाइम होता है, वो भी आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी का डिफरेंट होता है, और ये आपका हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होता है। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। मान के चलिए फ्रेंड्स, आप ग्रेड डी की पोस्ट के लिए इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, तो वहां पर आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी, जहां पर आपको 10 मिनट में टोटल 800 वर्ड बोले जाएंगे। क्लियर है। और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए जो आपको ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम मिलेगा, यानी कि जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा उसको दोबारा से इंग्लिश में लिखने का जो टाइम मिलेगा कंप्यूटर के ऊपर, वो 50 मिनट आपके पास रहेगा। ग्रेड डी की बात हो रही है। वहीं पर ग्रेड डी की पोस्ट के लिए आपने डिसाइड किया कि मैं तो हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखूंगा, तो वहां पर भी आपको 10 मिनट में 800 वर्ड ही बोले जाएंगे, लेकिन यहां पर डिक्टेशन हिंदी की बोली जाएगी। और ट्रांसक्रिप्ट करने का मतलब कंप्यूटर पे टाइपिंग करने का उस मटेरियल को जो आपके पास टाइम होगा वो 65 मिनट होगी। तो इंग्लिश के कंपैरिजन में यहां पर आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, 15 मिनट का। मान के चलिए आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिख रहे हो, तो यहां पर आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट में टोटल 1000 वर्ड आपको शॉर्ट हैंड में लिखने होंगे, और उस मटेरियल को ट्रांसक्रिप्ट मतलब दोबारा से इंग्लिश में लिखने के लिए आपके पास टाइम होगा 40 मिनट केवल। ठीक है। अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट के लिए हिंदी में स्टेनोग्राफी, हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखना तय करते हो, तो वहां पर आपको 10 मिनट में, क्योंकि ग्रेड सी की पोस्ट है, 1000 वर्ड डिक्टेशन बोली जाएंगी, लेकिन यहां पर हिंदी में बोली जाएंगी। और यहां पर आपको ट्रांसक्रिप्ट करने का जो टाइम मिलेगा वो 55 मिनट मिलेगा ग्रेड सी की। तो ये चारों चीजें आप स्क्रीन के ऊपर देख के समझ लीजिए। एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में, ये डिटेल आपको स्किल टेस्ट वाले दिन ही मिलती है, या फिर स्किल टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड आता है वहां पर भी आपको ये डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। मेरे टाइम पर जब मैंने स्किल टेस्ट दिया था, उस टाइम पर 95% एक्यूरेसी होना जरूरी था। अब पता नहीं कितना है, एडमिट कार्ड या फिर स्किल टेस्ट के टाइम पर आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपसे ये कहूंगा, जब आप घर पे या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो 100% एक्यूरेसी लेकर आने की कोशिश करा करें। ये मत सोचिएगा कि मुझे उस टेस्ट में 5% की छूट मिल जाएगी तो यार मैं थोड़ी ढील दे दूं। नहीं, 100% एक्यूरेसी निकालने की आपको कोशिश करनी है। और अगर आप 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाना चाहते हैं तो आपको 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाने की कोशिश करनी है, मतलब आपको टारगेट बना के चलना है। क्लियर है? ये डाउट समझ गए यहां तक? तो चलिए अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन जो आपको होगा वो केवल
एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्किल टेस्ट जो होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं प्रोवाइड किए जाते। एग्जाम आपके 200 मार्क्स का था, तो 200 मार्क्स में से एक फाइनल कट ऑफ बनती है। फाइनल कट ऑफ भी आपके ग्रेड सी और ग्रेड डी की दोनों की अलग अलग ही बनती है, ठीक है। ग्रेड सी में कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, ग्रेड डी की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। मान के चलिए आपने स्टेनोग्राफी टेस्ट, स्किल टेस्ट ग्रेड सी का भी क्वालिफाई कर लिया और ग्रेड डी का भी क्वालिफाई कर लिया, तो फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी दोनों की अलग अलग। अगर आप ग्रेड सी की कट ऑफ को से ऊपर आपके मार्क्स है तो फाइनली ग्रेड सी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर ग्रेड सी की कट ऑफ से आपके मार्क्स कम है लेकिन ग्रेड डी की कट ऑफ में आप आ जाते हो तो आपको ग्रेड डी की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिपार्टमेंट्स है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ये कैसे पता चलेगा कि एज अ स्टेनोग्राफर आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर अपॉइंट किया जा रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना वो भी आपको परफॉर्मेंस, एग्जाम में जो परफॉर्मेंस दिखाई है ना उसके बेसिस पर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है वो ग्रेड सी और ग्रेड डी की अलग अलग तो रहती है, साथ ही वो आपकी डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज बनती है। जैसे कि सीबीआई डिपार्टमेंट है, उसके लिए ग्रेड सी की कट ऑफ अलग होगी, ग्रेड डी की कट ऑफ अलग होगी, और सीबीआई डिपार्टमेंट की ग्रेड सी की कट ऑफ जो होगी वो कैटेगरी वाइज भी होगी। मतलब सीबीआई डिपार्टमेंट की ग्रेड सी की कट ऑफ जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये है, ओबीसी वालों के लिए ये है, एसटी एससी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ये है। इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है। आईबी डिपार्टमेंट की कुछ और कट ऑफ बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की कुछ और बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की कट ऑफ कुछ और बनेगी, सेक्रेटरीट की कट ऑफ कुछ और बनेगी। तो जो डिपार्टमेंट मिलते हैं ना वो भी कट ऑफ के बेसिस पर ही आपको मिलते हैं, इसलिए आपको हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करनी होती है। और सीबीआई जो डिपार्टमेंट है, आईबी जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है, इनमें हाईएस्ट ऑफ जाती है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट के लिए हुआ था, कई बार आपको बता चुका हूं। ग्रेड डी के लिए मैंने क्रैक किया था, ठीक है। ग्रेड सी क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं थी। क्लियर है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेड सी के अंडर सिलेक्शन ले लेते हो तो ग्रेड सी का जो ग्रेड पे रहेगा वो 4200 रहता है। जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड सी की पोस्ट के ऊपर, वो आपकी लगभग 52,000 मतलब 52,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। तो काफी इंटरेस्टिंग सैलरी है। लेकिन अगर आप ग्रेड डी के अंडर सिलेक्शन ले लेते हो किसी भी पोस्ट के ऊपर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, तो इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 38,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपने आप में काफी बेहतर सैलरी है। ग्रुप सी की पोस्ट है ना, तो भाई जबरदस्त सैलरी आपको इसमें देखने को मिल रही है, चाहे वो आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी आपकी पोस्ट हो। अब बात करते हैं कि पोस्ट आपको कौन कौन सी मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। इन डिपार्टमेंट के अंदर एज अ पर्सनल असिस्टेंट पीए की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एज अ स्टेनोग्राफर आप होते हो लेकिन पीए भी होते हो वहां पर, या फिर आपको सेक्शन जूनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर भी अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रमोशंस मिलते हैं वो सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर मिल जाते हैं, साथ ही सीनियर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपको मिलते हैं। देखिए स्टेनोग्राफर जो है, स्टेनोग्राफी तो आपको आती ही है, ठीक है। स्टेनोग्राफर तो एक नेचर है पोस्ट का, ठीक है, स्टेनोग्राफर। लेकिन एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपको अपॉइंट किया जाता है, एज अ सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट आपको ग्रेड सी के अंडर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट था मैं। तो इस तरीके से आपको पोस्ट मिलती है। पोस्ट के नाम भले अलग अलग हो, पोस्ट की वैल्यू अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकती है, लेकिन पोस्ट की सैलरी वही रहेगी, ठीक है। किसी डिपार्टमेंट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट किया गया, किसी डिपार्टमेंट के अंदर सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर लिया गया, किसी डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपॉइंट कर लिया गया, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में पोस्ट भी तो अलग अलग होती है। लेकिन स्टेनोग्राफर आप रहोगे एज अ स्टेनोग्राफर। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर, ठीक है, क्रैक कर लेते हो एसएससी स्टेनोग्राफर को पूरी तरीके से, जैसे ही क्रैक कर लेते हो आपको इसमें ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। कुछ महीने का ट्रेनिंग पीरियड होता है, 6 महीने या फिर 1 साल का जो भी होता है, उसमें आपको स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है। मान के चलिए आपका सिलेक्शन हुआ है एज अ हिंदी स्टेनोग्राफर, उसके बाद आपको इंग्लिश की भी स्टेनोग्राफी सीखनी होती है, आपको इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है। अगर आपका सिलेक्शन होता है एज अ इंग्लिश स्टेनोग्राफर तो ट्रेनिंग के टाइम पर आपको हिंदी की स्टेनोग्राफी सीखनी होती है, या फिर वाइस वर्सा, यानी कि आपको दूसरे टाइप की स्टेनोग्राफी जरूर सीखनी होती है। तो ये आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात कर लेते हैं जॉब लोकेशंस के बारे में कि भैया जॉब लोकेशन क्या होगी। ऑल इंडिया की वैकेंसी तो ऑल ओवर इंडिया
एरिया के अंदर ही आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। बहुत चांसेस होती है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाए। जो शुरुआत में मैंने आपको बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज बताई थी, उनके जो ऑफिसेज हैं, ब्रांचेस हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स में भी हैं, तो वहां पर भी आपकी जॉब लोकेशन रहती है। हेडक्वार्टर्स के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। मुझे तो दिल्ली मिला था। अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई जॉब प्रोफाइल के बारे में कि काम क्या करना पड़ेगा। तो पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली एज अ स्टेनोग्राफर अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो स्टेनोग्राफर एसएससी स्टेनोग्राफी वैकेंसी के थ्रू, तो आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर एक क्लरिकल टाइप जॉब करनी होती है। पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर आप काम करोगे, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर काम करोगे, ठीक है। आपके जो बड़े ऑफिसर है एक तरीके से उनको असिस्ट करोगे, उनके साथ रहोगे एज अ पर्सनल असिस्टेंट। क्लियर है? तो बढ़िया पोस्ट है। कभी कभी तो कैबिन मिलते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स में, तो इसके थ्रू जो सिलेक्शन होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के थ्रू, उनको एक अलग कैबिन भी मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया बड़े बड़े लेवल के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपको इस वैकेंसी के अंदर देखने को मिलेगी। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि फ्रेंड्स अब मैं कोई स्टेनोग्राफर नहीं हूं। 2020 कोविड से पहले मैंने सिलेक्शन छोड़ दिया था, जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो अब जो मेरा है यही है। अब आपको पता ही है मैं सीईओ और डायरेक्टर हूं एसडीएफ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर फिलहाल। क्लियर है? तो इसमें मत रहिएगा। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि अभी कि भैया आप कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करते हो, वो बताइए। अब नहीं करता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर। और 20 अगस्त को इसके ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत सारी मैराथन भी लेकर आऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा, बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा। तो वेट करिए 20 अगस्त का। बाकी अगर कोई आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वरना इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपको मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।